मैं 60 साल का था जब एक 14 साला लड़की ने दौलत देखकर मुझसे शादी कर ली। वो रोज मुझे दूध का गिलास देकर कहती कि इससे जवानी वापस आती है, लेकिन दूध पीते ही मैं गहरी नींद सो जाता और सुबह मुझसे उठा भी नहीं जाता था। एक रात दूध ना पिया और लेट गया, लेकिन आधी रात को मेरे होश उड़ गए जब मेरी जवान बीबी ने मुझे बरहना। मैं गांव का वडेरा था और मेरे पास रुपए पैसे की कोई कमी न थी, लेकिन कभी कभी दौलत इंसान को वो खुशी नहीं दे सकती जिसकी वो तमन्ना रखता है। सब कुछ होने के बावजूद भी मैं सुकून और खुशी से महरूम था। कुछ लोग खुशी का ताल्लुक पैसे और दौलत से जोड़ते हैं, लेकिन मैं इस बात का गवाह था कि खुशी का पैसे से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं 60 साल का हो चुका था, लेकिन मेरी जिंदगी में एक हमसफर की कमी थी। किसी शख्स का जिंदगी में साथ होना एक बहुत बड़ी नेमत होती है, और मैं उसने नेमत से महरूम था। और फिर मेरी जिंदगी में मारिया आई और वो कमी भी खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ वो बयान करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। मारिया की मोहब्बत ने मुझे इस कदर दीवाना कर दिया था कि मैं सारी दुनिया भूल चुका था और उसकी एक झलक के लिए बेताब हो गया था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मैं खुद ही अपनी बर्बादी को दावत दे रहा हूं। मैं एक बहुत बड़ा जमींदार था। मेरा नाम अजीज है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरी माँ मुझसे बेहद मोहब्बत करती थी। मेरी माँ हर वक्त मुझे अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी। बचपन से लेकर जवानी तक मेरी माँ ने मुझे कभी खुद से दूर ना होने दिया। अपनी माँ की इसी मोहब्बत की वजह से मैं पढ़ाई से भी महरूम हो गया था, क्योंकि वो मुझे स्कूल तक ना भेजती थी। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाया करते थे कि मैं कैसे औरतों की तरह हर वक्त हवेली में बंद बैठा रहता हूं, लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी अम्मा मुझे हवेली से ज्यादा देर बाहर न जाने देती। जब मैं शादी की उम्र को पहुंचा तो मेरी माँ ने मुझे शादी ना करने दी, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं मैं माँ को छोड़कर बीवी का गुलाम न हो जाऊं। वो अपने और मेरे दरमियान किसी तीसरे का वजूद बर्दाश्त करने की रवादार ही नहीं थी। जैसे जैसे मेरी जवानी अरुज पर पहुंच रही थी, मेरे अंदर जज्बात जन्म लेने लगे थे। मैं एक मर्द था और मेरे कुछ फितरी तकाजे थे। मेरा दिल चाहता है कि मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा साथी शरीक हो जाए जो मेरे बंजर दिल पर बारिश की फुहार की तरह बरस पड़े। कोई ऐसा हो जिससे मैं अपने दिल की हर बात कह सकूं, लेकिन मेरी माँ ने जिंदगी भर कभी किसी को मेरे करीब ही नहीं आने दिया। मैं अपने जज्बात को अपनी माँ पर कुर्बान करता रहा और अपने अंदर उठने वाली तमाम ख्वाहिशों का गला घोंटता रहा। रात भर मैं करवटें बदलता रहता और सारा दिन मेरे अंदर तसनीगी कायम रहती। गांव में मौजूद मेरे सभी दोस्तों और खानदान के लड़कों की शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरी शादी की कोई उम्मीद नहीं थी। जब भी मेरी शादी का जिक्र निकलता, माँ के चेहरे का रंग बदल जाता और वो फौरन ही बात का रुख पलट देती। वह इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती थी। गांव के लोग भी अम्मा से मिलने आते तो अम्मा से कहते कि इकलौते बेटे की शादी नहीं करेगी तो तेरी नस्ल खत्म हो जाएगी, लेकिन अम्मा किसी की बात पर ध्यान ना देती। दरअसल मैं अम्मा की शादी की 11 साल बाद पैदा हुआ था और अम्मा ने मेरे लिए बहुत ही मुरादें मांगी थीं, और अम्मा यह सोचकर ही बेहाल हो जाती थी कि मेरी जिंदगी में अगर कोई औरत शामिल हो गई तो मैं अम्मा को वक्त नहीं दूंगा। जबकि अम्मा की जिंदगी का सारा दारोमदार मुझ पर ही था। मेरी पैदाइश के बाद तो वो अब्बा को भी वक्त नहीं देती थी, बल्कि सारा वक्त मेरे साथ ही गुजारती। मुझे भी अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए मैंने अपने अरमानों को मिट्टी में दबा दिया और अपनी माँ की दिलोजान से खिदमत करने लगा। जब मैं 48 साल के करीब पहुंचा तो मेरी माँ मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी पूरी तरह वीरान हो गई। अम्मा के अलावा ना मैं किसी से बात करता था और ना ही मेरी जिंदगी में कोई सहारा था। अब्बा के इंतकाल को भी 5 वर्ष बीत चुके थे। मैं अपनी जिंदगी को किसी बोझ की तरह घसीट रहा था। अब्बा ने जो जमीन और जायदाद छोड़ी थी, उनकी देखभाल में ही अपना वक्त गुजार रहा था। अब्बा की जमीनों की खरीद फरोख्त के सिलसिले में मेरा शहर जाना हुआ तो वहां मेरी मुलाकात पहली दफा मारिया से हुई, जिसे देखकर मैं पूरी तरह घायल हो गया। वो हमारे शहर वाले बंगले के चौकीदार की बेटी थी, जिसे देखते ही मैं सब कुछ भूल गया था। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें और कमर पर लहराते बाल मेरा चैन चुराकर ले गए थे। जैसे ही मेरी गाड़ी बंगले के पार्क में रुकी तो वह सामने से चलती हुई आ रही थी। उसकी खूबसूरती ने सारे मंजर को धुंधला कर दिया था।  गाड़ी से उतरते ही मेरी नजरें उसके रेशमी वजूद से चिपक गई थीं। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें और कमर पर लहराते बाल मेरा चैन चुराकर ले गए थे। जैसे ही मेरी गाड़ी बंगले के पार्क में रुकी तो वह सामने से चलती हुई आ रही थी। गाड़ी से उतरते ही मेरी नजरें उसके रेशमी वजूद से चिपक गई थीं।
और मैं पलकें झपकना भूल गया था। मेरे करीब आते ही उसने मुझे सलाम किया। उसकी आवाज़ की चाशनी ने मेरे कानों में रस घोल दिया और मैं बेखुद होकर उसे तकने लगा। वो तो सलाम करके चली गई, लेकिन मेरा सुकून भी अपने साथ ले गई। मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि ये कौन है, तो उसने बताया कि ये चौकीदार की बेटी है। मैं खोए खोए कदमों से बंगले में दाखिल हो गया था, लेकिन जहन में उसके नकुश छप गए थे। कुछ देर मैं यहां से वहां टहलता रहा, लेकिन मारिया का वजूद मेरे दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा था। मैं बंगले से निकलकर क्वार्टर की तरफ बढ़ गया। वो सर्वेंट क्वार्टर के बाहर वाले हिस्से में बैठी कुछ गुनगुना रही थी। मुझे देखते ही खड़ी हो गई और पूछने लगी, बड़े साहब, आपको किसी चीज की जरूरत है क्या? कि मुझे तो उसके दीदार की तमन्ना है। मैं गौर से उसकी आंखों में झांकने लगा, जहां बहुत ही मासूमियत और सफाफियां थी। उसका उजला उजला चेहरा बहुत ही शादाब था। मुझे मेरा ड्राइवर उसका नाम बता चुका था, लेकिन मैंने फिर भी बात करने के बहाने उसका नाम पूछ लिया, तो वह मुस्कुराकर कहने लगी कि उसका नाम मारिया है। बिल्कुल, तुम्हारी तरह यह तुम्हारा नाम भी बहुत खूबसूरत है। मैंने फौरन ही मारिया की तारीफ की थी और उसके चेहरे पर सुर्खी छा गई थी। मेरे आगे वो बहुत ही कम उम्र और मासूम सी बच्ची थी, लेकिन दिल जब किसी के लिए धड़कने लगे तो फिर वो उम्र का लिहाज भी नहीं करता। मैं 60 साल का हो रहा था और वो महज 14-15 साल की एक बच्ची थी, लेकिन मेरी नज़र तो उसे किसी और तरह ही देख रही थी और मैं उसके अंदर अपना जीवन साथी तलाश कर रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं मारिया को अपनी जिंदगी में शामिल करके रखूंगा। मैं पहले ही नज़र में उस पर अपना दिल हार बैठा था और मेरी दौलत में इतनी ताकत थी कि मैं उसे हासिल कर लेता। मैं तेजी से पलटकर बंगले के बाहर मौजूद चौकीदार के पास आया और उसे कहा कि वो कुछ देर में मेरे कमरे में चला आए। मेरी बात सुनकर चौकीदार परेशान हो गया था और मैं उसे हक्का बक्का छोड़कर वापस अपने कमरे में आया और तिजोरी खोलकर कुछ नोटों की गड्डियां निकालकर टेबल पर रख दी। कुछ ही देर में चौकीदार परेशान हाल मेरे कमरे में आया तो मैंने नोटों की गड्डी की तरफ इशारा करके कहा कि यह सब तुम रख लो। वो हैरात से मेरी तरफ देखने लगा तो मैंने उससे कहा कि बदले में तुमसे रिश्ता करना चाहता। चौकीदार को मेरी बात का मतलब समझ नहीं आया था, इसीलिए मैंने साफ लफ्जों में कहा कि मैं तुम्हारी बेटी मारिया को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं। तुम्हारे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन मैं उसे गांव ले जाकर वहां बहुत बड़ा रुतबा दे सकता हूं। मैं अपने गांव का एक बहुत बड़ा जमींदार हूं और वह मेरी बीवी बनकर गांव की औरतों पर हुक्मरानी कर सकती थी। चौकीदार ने बेचैनी से मेरी तरफ देखा था। मेरे बालों में चांदी उतर रही थी और मैं उसकी चांद जैसी बेटी को अपनी बीवी बनाने की बात कर रहा था। चौकीदार ने मेरे आगे हाथ जोड़े और सोचने के लिए कुछ मोहलत मांग ली। मैं जानता था कि इनकार का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैंने चौकीदार की आंखों में नोटों की चमक देख ली थी। रात गए तक चौकीदार की तरफ से हाँ में जवाब आ गया था और मैंने अगले ही दिन काजी को बुलाकर मारिया के साथ निकाह कर लिया था। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन दिन था। मारिया रुखसत होकर मेरे कमरे में आ बैठी थी और जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उस खिलती हुई गुलाब की कली को देखकर मेरे वजूद में तबाही भर गई थी। सालों से मैं अपने जज्बात को दफन करता आया था और अब मेरी जिंदगी में वह वक्त आ गया था जब मैं अपने जज्बात को मुकम्मल कर सकता था। जैसे ही मैं मारिया के करीब गया तो वह जोर जोर से रोने लगी। मुझे एहसास हुआ कि वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। मुझे उसकी आंखों में आंसू देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने उसे चुप करवाने की कोशिश की तो उसने कहा कि वो इस रिश्ते को कबूल करने के लिए कुछ वक्त चाहती है। मैं तो पहले ही सालों से तड़पा हुआ आ रहा था, इसीलिए मारिया की खुशी के लिए मुझे कुछ दिन और तड़पना कबूल था। मैं उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कुछ दिन के लिए वक्त दे दिया कि वह खुद ही इस रिश्ते को कबूल कर ले। मैं मारिया को अपने साथ लेकर गांव आया तो मेरी बड़ी सी हवेली और गांव देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। मैंने उसे अपनी तमाम जमीनें भी दिखाई। मारिया अपने साथ एक लकड़ी का संदूक लाई थी जिसे उसने सीने से लगा रखा था। ऐसा लगता था जैसे उस संदूक में उसका कोई बहुत ही खास खजाना है। उसने अपने संदूक को अलमारी के अंदर संभाल कर रख दिया था। शहर से गांव का सफर करके हम दोनों बहुत ही थक चुके थे। मुझे लग रहा था कि मारिया आज की रात भी मेरे साथ नहीं होगी, लेकिन रात मुझे खुशगवार हैरत का सामना करना पड़ा। जब मारिया खुद ही दुल्हन की तरह तैयार हुई और एक गिलास में हल्दी वाला दूध लेकर मेरे पास आई और कहने लगी,
बड़े साहब, आप ये दूध पी लीजिए। इससे आपके अंदर ताकत आ जाएगी और मुझे आपके साथ वक्त गुजारकर खुशी होगी। मैंने एक नज़र मारिया पर डाली, जिसे देखकर मेरे होश गुम हो रही थी। मैंने खुशी खुशी मारिया के हाथ से दूध का गिलास लिया और सारा का सारा दूध पी लिया। मैं भी मारिया के साथ एक अच्छा वक्त गुजारना चाहता था और उसके लिए मुझे वाकई में ही ताकत की ज़रूरत थी। दूध पीने के बाद जैसे ही मैंने मारिया के करीब होने की कोशिश की तो वो शर्माने लगी और पीछे हट गई। दूध का गिलास उठाकर वो कहने लगी कि मैं उसे रखकर अपना दूध पीकर आती हूँ। मैंने अपना दूध फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखा था। वो कमरे से निकल गई और मैं उसके इंतजार में बिस्तर पर लेटा ही था कि गहरी नींद की वादियों में उतर गया और मुझे पता ही ना चला कि कैसे वक्त गुजरता चला गया। मेरी आंख खुली तो सुबह के सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। मारिया मेरे बराबर में बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर बेतहाशा खुशी थी। मैं हैरान था कि मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ गई। मैं मारिया से शर्मिंदा होकर नज़र चुरा गया कि मैं उसे रात को वक्त नहीं दे पाया था। लेकिन मारिया ने मुझसे कोई शिकवा शिकायत नहीं की थी, बल्कि वो बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। मैं ज़मीनों पर निकल गया था और मारिया हवेली में मुलाजिमों के साथ मशरूफ हो गई थी। मारिया जहेज में एक छोटा सा संदूक लेकर आई थी और वो ज्यादातर वक्त उसी संदूक के साथ गुजारती थी। कई दफ़ा मैंने उससे जानने की कोशिश की थी कि वो संदूक में क्या लाई है, लेकिन हर दफ़ा ही वो कहती हैं कि उसकी बचपन की कुछ यादें हैं। गांव वाले भी मेरी शादी का सुनकर बहुत खुश थे और वो गांव में जश्न मनाना चाहते थे। इसलिए अगली रात गांव में जश्न का एहतमाम रखा गया और सारा ही गांव मारिया से मिलने के लिए हवेली चला आया। जो भी मारिया को देखता मेरी किस्मत पर हैरान रह जाता। मारिया की खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में होने लगे थे। मैं बहुत ही ज्यादा खुश था कि किस्मत की देवी अचानक ही मुझ पर मेहरबान हो गई थी। बस मुझे अब मारिया के साथ वक्त गुजारना था। मैं चाहता था कि मेरे मरने से पहले मेरी औलाद इस दुनिया में आ जाए, ताकि मेरी बाद भी मेरा नाम जिंदा रहे। जश्न से फारिग होने में बहुत देर हो गई थी और जब मैं हवेली पहुंचा तो मारिया पहले ही सो चुकी थी। मेरे जज्बात बेकाबू हो रहे थे, इसलिए मैंने उसे जगाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उसने बुरी तरह मेरा हाथ झटक दिया और चीखने लगी। शायद वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी और बहुत ही गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और खुद भी सोने के लिए लेट गया। मैं सारी रात करवटें बदलता रहा, लेकिन मुझे सुकून ना आया। मेरी और मारिया की शादी को एक हफ्ता होने वाला था और अभी तक हम दोनों के दरमियान कोई अज़दवाजी ताल्लुक कायम न हो सका था। सारा दिन मैं यूं ही जमीन पर घूमता रहा, लेकिन मेरा सारा जहन मारिया की तरफ था। मेरे अंदर एक बेचैनी पैदा हो गई थी, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ मारिया ही कर सकती थी। रात में हवेली आया तो मारिया से कहा कि अब मैं उसकी कुर्बत जाता हूं और उससे दूर रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मारिया मुस्कुराकर कहने लगी कि वो भी यही चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूं और मुझे ताकत की ज़रूरत है। इसीलिए मेरे लिए हल्दी वाला दूध बहुत ज़रूरी है। मैं मुस्कुराकर कहने लगा कि तुम्हारे हाथों से तो मुझे जहर भी कबूल है। हल्दी वाला दूध पीकर तो मुझे खुशी होगी। मारिया खुश हो गई और अपने हाथों से मेरे लिए हल्दी वाला दूध बनाकर ले आई। मैं दूध पीकर लेटा ही था कि मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं और मैं मारिया से बात करते करते ही गहरी नींद में चला गया। सुबह मेरी आंख खुली तो मारिया बहुत ही खुशबाज तैयार बैठी थी और मेरी तरफ ही देख रही थी। मुझे जागता हुआ देखकर मुस्कुराकर कहने लगी कि साहब, आप तो बड़े ही कमज़ोर है। बात करते करते ही सो जाते हैं। आपको तो रोज़ ही हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। मारिया की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी ज्यादा गहरी नींद क्यों आ रही थी। मेरे दिल में अजीब सा शक पैदा हो गया था और मुझे लग रहा था कि हल्दी वाला दूध पीने से ही मुझे नींद आ रही है, क्योंकि मैं जब सोकर उठता तो मुझे बहुत ज्यादा थकावट का एहसास होता, जबकि मारिया बिल्कुल ताज़ा दम होती। ऐसा लगता था जैसे मेरे जिस्म का हर हिस्सा तकलीफ में हो और मेरे लिए बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता था, जबकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने हमेशा से ही गांव की ताज़ा और खालिस चीज़ें खाई थीं, इसीलिए मेरा जिस्म बहुत ही ताकतवर था। अगले दिन मैंने रात को हल्दी वाला दूध पीने की बजाय उसे चुपके से जाया कर दिया और मारिया को खबर भी ना होने दी और खुद गहरी नींद में सोने का नाटक करके लेट गया।
मुझे लेटे ज्यादा देर ना गुजरी थी कि मैंने देखा कि मारिया ने अलमारी से अपना संदूक निकाला और वो नीचे जमीन पर बैठ गई। और यह देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि उसके संदूक में तो बहुत सारी किताबें भरी हुई थीं, जिन्हें फैलाकर वो पढ़ाई करने में मशरूफ हो गई थी। साथ साथ ही वह अपने आप से बातें भी कर रही थी। वो गुस्से भरे अंदाज में कह रही थी कि जो कोई भी मेरे और मेरी तालीम के बीच में आएगा, मैं उसे खत्म कर दूंगी। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और हर सूरत डॉक्टर बनकर रहूंगी। मैं एक 60 साल के बूढ़े की बीवी बनकर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती हूँ। वो जुनूनी अंदाज में अपने आप से बातें करते हुए पढ़ाई भी कर रही थी। उसकी बातें सुनकर मेरी जान निकल गई थी कि वो तो मेरी जान लेने के दर पर थी। मैं उठकर बैठ गया था। मुझे जागता देखकर मारिया हैरान रह गई थी। मैंने उससे पूछा कि यह सब तुम क्या कर रही हो? वो गुस्से में कहने लगी कि मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं। मुझे तुम पैसों के एवज खरीद लाए हो तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम मुझ पर हुक्मरानी करोगे और जबरदस्ती मुझसे ताल्लुक बनाओगे। मारिया का लहजा बिल्कुल बागी हो गया था और ऐसा लगता ही नहीं था कि वो एक मासूम सी 14 साल की लड़की हो। वो कह रही थी कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी जिंदगी में आकर सब कुछ दबाव बर्बाद कर दिया। इसीलिए अब वो मेरी जान लेना चाहती है। उसे मेरी दौलत और मेरी मोहब्बत से कोई गरज नहीं थी। उसे अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाना था और तालीम हासिल करके डॉक्टर बनना था। मुझे उस मासूम से हमदर्दी हो रही थी और अपने आप पर शर्म महसूस हो रही थी। ये मैंने उसके एहसासात और जज्बात की परवाह किए बगैर ही उसे पैसे के दम पर अपनी बीवी बना लिया था। मैंने मारिया से कहा कि अगर तुम डॉक्टर बनना चाहती थी तो ये बात तो मुझे खुद भी बता सकती थी। मैं तुम्हारी पढ़ाई पर कभी पाबंदी नहीं लगाता, लेकिन इस तरह मुझे मारकर तो तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। मेरी बात सुनकर मारिया खामोश हो गई थी। शायद उसने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। वो एक 14 साल की जज्बाती सी लड़की थी जिसने जज्बात में आकर कुछ गलत कदम उठा लिए थे। मारिया को मैंने मोहब्बत से अपने पास बिठाया और उससे वादा किया कि मैं उसकी पढ़ाई पर कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा और ना ही उसके साथ जबरदस्ती कोई ताल्लुक कायम करने की कोशिश करूंगा, बल्कि मैं उसका पूरा साथ दूंगा और उसे डॉक्टर बनने में मदद करूंगा। मैं जानता था कि एक औरत का डॉक्टर बनना कितना जरूरी है, क्योंकि गांव में कोई लेडी डॉक्टर नहीं थी और इसी वजह से कई औरतें बीमारियों में मुफ्तला होकर मौत की दहलीज पर पहुंच रही थीं। मेरी बात सुनकर मारिया हैरान रह गई थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं इस तरह उसका साथ निभाऊंगा। वो पूछ रही थी कि क्या मैं उसके साथ जबरदस्ती ताल्लुक नहीं करूंगा। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि कभी भी नहीं, जब तक वो राजी नहीं होगी। मैं कभी उसके करीब होने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं गांव में पैदा होने वाला जमींदार जरूर था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे हमेशा ही औरतों की इज्जत करना सिखाया था। मैंने अपनी आंधी जिंदगी अपनी माँ की खिदमत पे अपने जज्बात को दफन करके गुजार दी थी और मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत मारिया की खातिर इसी तरह गुजार सकता था। मारिया को मैं दोबारा शहर ले आया था और उसका एडमिशन एक बड़े स्कूल में करवा दिया था। मैं चाहता था कि वह एक बड़ी डॉक्टर बनकर मेरा नाम भी रोशन करे और गांव के लोगों की मुश्किलें भी हल करें। मेरी मोहब्बत और खुलूस ने मारिया को मेरी मोहब्बत में मुफ्तला कर दिया था और वो खुद ही मेरे करीब चली आई थी। मेरी मोहब्बत सच्ची थी और मैंने मारिया का दिल अपनी मोहब्बत से जीत लिया था, और जब उसे मुझसे मोहब्बत हुई तो उम्र का वो फ़र्क जिसे मोहब्बत में मैंने भुला दिया था वो उसके लिए भी बेमानी हो गया था। अगर मैं मारिया के वजूद को ज़बरदस्ती पाने की कोशिश करता तो शायद मैं उसके वजूद पर तो दस्तरस हासिल कर लेता, लेकिन उसके दिल पर रसाई हासिल नहीं कर पाता। इसीलिए मैंने उसका दिल जीत लिया था और उसने अपना वजूद खुद ही मेरे हवाले कर दिया था। हर औरत मोहब्बत और इज्जत की हकदार होती है, और अगर आप उसे मोहब्बत और इज्जत से अपनी ज़िंदगी में मुकाम दे तो वो आपके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकती है। और मारिया ने इस बात को सच साबित कर दिखाया था। कुछ सालों में वो डॉक्टर बनकर मेरे साथ गांव आ गई थी और उसने गांव में एक छोटा सा अस्पताल बना लिया था। उसकी मोहब्बत ने मेरे अंदर जिंदगी भर दी थी और मैं पहले से कहीं ज्यादा खुश हो गया था। हम दोनों एक बेहतरीन अजदवाजी जिंदगी गुजार रहे थे और मोहब्बत ने हमारे दरमियान की उम्रों के फ़र्क को पूरी तरह ख़त्म कर दिया था।